हेलो इन्वेस्टर। जब पर्दे पर कमांडो का एक्शन हो, हॉलिडे का थ्रिल हो या द केरला स्टोरी और बस्तर जैसी फिल्मों का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, तो सिनेमा घर में ना तालियां अपने आप बज उठती हैं। आजकल फिल्म इंडस्ट्री सिर्फ थिएटर तक सीमित नहीं है। ओटीटी, वेब कंटेंट, म्यूजिक और ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन के इस नए दौर में यही ब्लॉकबस्टर प्रोडक्शन हाउस सनशाइन पिक्चर लेके आ रहा है अपना 1121 करोड़ का महा आईपीओ। पर्दे पर इन्होंने हमें कई ब्लॉकबस्टर हिट दिया है, लेकिन ठहरिए, क्या इनकी बैलेंस शीट और मुनाफे के आंकड़े भी ब्लॉकबस्टर हैं या फिर 1121 करोड़ के चकाचौंध के पीछे कोई बहुत बड़ा आउटस्टैंडिंग सस्पेंस छुपा हुआ है? आइए एक फॉरेंसिक एनालिस्ट की तरह इस आईपीओ की पूरी फिल्म डिकोड करते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हम इसमें पता लगाएंगे इसके फेयर वैल्यूएशन को। Within reason, invest smart. तो चलिए इन्वेस्टर शुरू करते हैं शुरुआत से। सबसे पहले हम एक नजर कंपनी के आईपीओ डिटेल पे डाल लेते हैं। तो ये कंपनी का जो आईपीओ है वो 18 अगस्त को आने वाला है, यानी कि कल, और 20 अगस्त को क्लोज होगा। अगर हम बात करें लिस्टिंग डेट की तो 25 तारीख को होने वाली है। अगर हम ये देखें कि इशू प्राइस बैंड क्या रखा है तो 342 से 360 पर शेयर का रखा है। लॉट साइज रखा है 41 शेयर का, और टोटल इशू साइज जो है 282 करोड़ का है। लिस्टिंग इसकी बीएससी और एनएससी दोनों ही एक्सचेंज में हो रही है, क्योंकि ये मेन बोर्ड का आईपीओ है। कंपनी ऑफर पर सेल भी लेके आ रही है, इसमें 109.34 करोड़ रुपया डाल रही है। अगर आप एक लॉट लेना चाहते हैं इसमें, तो आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो पड़ेगा वो 14,760 रुपया पड़ेगा। वहीं अगर आप बीएनआई सेगमेंट में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको मिनिमम 14 लॉट लेने पड़ेंगे और उसमें 2,06,640 रुपया पड़ेगा। चलिए एक नजर डालते हैं कि लगभग 173 करोड़ रुपया जो बच जाएगा उसका ये यूटिलाइज कहां कर रहे हैं। तो कंपनी ना पूरा का पूरा वर्किंग कैपिटल में ही एलोकेट कर रही है अपना पैसा, 112.50 करोड़ रुपया। बाकी जो पैसा बच रहा है वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पज के लिए रख रही है। चलिए एक नजर डालते हैं कि कंपनी के प्रोफाइल के ऊपर। अगर हम कंपनी के प्रोफाइल की बात करें तो मुंबई महाराष्ट्र की है, 2007 में बनी थी। विमल अमृतलाल शाह और सैफाली विपुल शाह इसके ओनर हैं। इंडस्ट्री इनके वेटरन है, ये डेकेड्स ऑफ एक्सपीरियंस है इनका प्रोडक्शन लाइन में, जो कि फिल्म और हिंदी के सिनेमा के कंटेंशन और डायरेक्शन के भी काम करते हैं। अगर हम ये देखें कि कंपनी करती क्या है तो थिएट्रिकल, कमर्शियल फिल्म, वेब सीरीज, टेलीविजन सीरियल्स और शॉर्ट फिल्म्स बनाती है। प्रोडक्ट्स का यूसेज जो होता है फिल्म प्रोडक्शन हाउस, को प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और टीवी और वेब कंटेंट के लिए, राइट के लिए होता है। अगर हम कंपनी के यूएसपी की बात करें तो ओमनी चैनल रेवेन्यू इनका प्रेजेंस है। एक्सटेंसिव मोनेटाइज करते हैं ये थिएट्रिकल, डिजिटल और ओटीटी और सैटेलाइट में। इन टू एंड आईपी क्रिएशन इनके पास है, यानी कि ये इनका एक मोड बन रहा है। आईपी का होना इनके पास ये दिखाता है कि हाँ, कंपनी के पास अपनी वैल्यू की क्षमता रखती है। चलिए एक नजर कंपनी के फाइनेंशियल्स पर डालते हैं। अगर फाइनेंशियल की बात करें तो 2024 में जो इनका रेवेन्यू 139 करोड़ था, 25 में ये 105 करोड़, 26 में ये गिर करके सिर्फ 76 करोड़ हो गया है। यानी कंपनी धीरे धीरे करके डी ग्रोथ कर रही है। 26 में इनका गिरने का एक कारण और भी रहा है कि इनके एक सब्सिडरी कंपनी थी वो बंद हो चुकी है। इबिटा की अगर हम बात करें तो 73 करोड़, फिर 50 करोड़, फिर इस साल 58 करोड़ किया है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें तो 53 करोड़, फिर 34 करोड़, फिर 40 करोड़ हो गया है। कंपनी में कहीं भी ग्रोथ नामो निशान दिख नहीं रहा है। नेटवर्थ की बात करें तो हाँ, ये अच्छी बात है कि नेटवर्थ इनका कंटिन्यूअस राइज में है। टोटल बोरिंग देखेंगे तो टोटल बोरिंग भी घटा है। चलिए एक नजर ये डालते हैं कि 25 से 26 में सेल्स और पैट में ग्रोथ के रहा। तो सेल्स में डी ग्रोथ रहा इनका 27.91, कह सकते हैं कि 28% के राउंड में, और प्रॉफिट में ग्रोथ रहा है 16.13%। डेट इक्विटी ना के बराबर है 0.06, और आरओई अच्छा है इनका 32% के अराउंड में। अगर ये देखें कि 173 करोड़ का कैपिटल इन्फ्यूजन के बाद नया आरओई क्या हो जा रहा है, तो नया आरओई गिर करके हो जा रहा है 18.92, डेट इक्विटी 0.03 हो जा रहा है। चलिए एक नजर कंपनी के वैल्यूएशन पे डालते हैं, जो इन्होंने कंपनी ने आरएचपी में मेंशन किया है, पीर एनालिसिस वो भी करते हैं। सबसे पहले ना एक निष्पक्ष एनालिस्ट की तरह हम कंपनी की खूबियों और उसके मोड की बात करते हैं। सनशाइन पिक्चर ना 2007 में इस इंडस्ट्री में है, और इसके प्रमोटर विमल अमृतलाल शाह के पास एंटरटेनमेंट जगत का दशकों का पुराना अनुभव है। कंपनी की सबसे बड़ी यूएसपी है कि कम लागत में हाई इंपैक्ट कंटेंट तैयार करना। इसका सबसे बड़ा सबूत यह भी रहा है कि 2023 की ब्लॉकबस्टर फिल्म द केरला स्टोरी है, जिससे इनका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के मामले में पूरे भारतीय सिनेमा को चौंका दिया। कंपनी सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर निर्भर नहीं है, ये डिजिटल, ओटीटी, सैटेलाइट और म्यूजिक राइट्स के जरिए अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को कई चैनलों से मोनेटाइज करती है। सबसे आकर्षक बात क्या है मालूम है? आईपीओ के बाद भी कंपनी का जो एक्सपेक्टेड आरओई है वो 18.92% बैठता है, जो मीडिया और एंटरटेनमेंट के सेक्टर के अधिकांश लिस्टेड साथियों की तुलना में बहुत मजबूत दिख रहा है। लेकिन अब शुरू करते हैं फॉरेंसिक जांच की। स्क्रीन पर मौजूद इस प्रॉफिटेबिलिटी पैराडॉक्स को ध्यान से देखिए। फाइनेंशियल ईयर 2025 में कंपनी का रेवेन्यू जो था 105 करोड़ था, 26 में ये 27.91% गिर करके 76.27 करोड़ रह गया। टॉप लाइन में इतनी भारी गिरावट के बावजूद भी इनका जो पैट था 34.46 करोड़ से 16.13% से बढ़कर 40 करोड़ के आसपास हो गया। इतना ही नहीं, इबिटा मार्जिन 49% से उछलकर 78.65% पे हो गया। अब सवाल यह है कि क्या कंपनी अचानक सुपर प्रॉफिटेबल हो गई है? बिल्कुल नहीं, ये एक
क्लासिकल कॉस्ट डिफरेंस का मामला है। फाइनेंशियल ईयर 26 में कंपनी ने सिर्फ एक मुख्य प्रोजेक्ट रिलीज किया था। नियमों के अनुसार जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनका प्रॉफिट एंड लॉस में खर्च नहीं दिखाया जा सकता, बल्कि उन्हें बैलेंस शीट पर क्लोजिंग इन्वेंट्री में कैपिटलाइज कर दिया जाता है। कंपनी का क्लोजिंग स्टॉक 24 करोड़ से बढ़कर सीधे 75 करोड़ हो गया, यानी खर्च बैलेंस शीट पे टल गया, जिससे प्रॉफिट एंड लॉस मार्जिन आर्टिफिशियली इन्फ्लेटेड नजर आ रहा है। और वो हम कहते हैं ना कि अकाउंटिंग प्रॉफिट इज एन ओपिनियन और कैश फ्लो इज ए फैक्ट। कागजों पर कंपनी का फाइनेंशियल ईयर 26 में 40 करोड़ का मुनाफा तो दिख रहा है, लेकिन जब आप कैश फ्लो स्टेटमेंट को देखते हैं ना, तो कंपनी का कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी -33 करोड़ के आसपास है। और अगर सीएफओ टू पैट का रेशियो अगर आप देखेंगे तो ये -0.83 है। तो फिर सवाल ये उठता है कि सारा पैसा फंसा कहाँ है। इन्वेंट्री आउटफ्लो के ऊपर अगर हम नजर डालें तो 50.98 करोड़ का कैश जो कि इनका फिल्म अभी बन रहा है उसमें अटका हुआ है। इन्वेंट्री डेज की अगर बात करें तो 173 दिन से ये बढ़ करके 1328 दिन हो गया है। इसी के साथ अगर हम ट्रेड रिसीवेबल पे नजर डालें ना, तो ये पहले 37.81 करोड़ का भुगतान अटका रहा, जिससे डेटर डेज इनके 64 दिन से बढ़ करके 233 दिन पहुंच गए हैं। कंपनी को जो 112.50 करोड़ का नया आईपीओ फंड चाहिए ना, उसमें भी 1 रुपया कर्ज चुकाने में नहीं जाएगा। ये पूरा का पूरा पैसा सिर्फ इस खिसते हुए वर्किंग कैपिटल साइकिल को भरने में खर्च होगा। अब बात करते हैं हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस और छुपे हुए रेड फ्लैग्स की। ऑफ बैलेंस शीट अगर जोखिम को हम देखें ना, तो कंपनी पर 31.73 करोड़ की कंटिंजेंट देनदारियां हैं, जो इसके कुल नेटवर्थ का 21.86% है। इससे अगर 2020-21 का अगर 18.82 करोड़ का टैक्स विवाद भी शामिल है। प्रमोटर डीलिंग्स की अगर बात करें तो प्रमोटर ने कंपनी को दिए लोन पर 18% का प्रतिवर्ष की दर से भारी ब्याज वसूला है। फाइनेंशियल ईयर 24 में कंपनी ने 9.99 करोड़ का कैश प्रमोटर से शेयर बाईबैक इस्तेमाल करने में भी किया। इसके अलावा रिलेटेड पार्टी मिरेकल मूवीज को 2.07 करोड़ का लोन और 1.60 करोड़ का डिपॉजिट दिया गया। अगर हम कस्टमर की डिपेंडेंसी की बात करें ना, तो फाइनेंशियल ईयर 26 में कंपनी का 74.81% रेवेन्यू सिर्फ 5 ग्राहक से आया था। यदि एक भी बड़ा स्टूडियो पीछे हटा ना, तो टॉप लाइन बिखर सकती है। चलिए ये देखते हैं कि आरएचपी में इन्होंने किस किस कंपनियों को मेंशन किया है अपने पीर के तौर पे। तो इन्होंने पैनोरमा स्टूडियो को मेंशन किया है, बाजवा स्टूडियो को मेंशन किया है और साथ में बालाजी टेलीफिल्म्स लिमिटेड को मेंशन किया है। अगर इंडस्ट्री के इनके साथियों के साथ तुलना करें ना, तो एक दिलचस्प तस्वीर उभरती है। पैनोरमा स्टूडियो की बात करते हैं। सबसे पहले 308 करोड़ के रेवेन्यू के साथ डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क रखता है ये कंपनी, और दिसम जैसी सफल फ्रेंचाइजियों के दम पर 50.2 पी और 28.34 का ईबी बाई EBITDA पे ये ट्रेड कर रहा है। बाजवा स्टूडियो का बात करें तो 69 करोड़ के रेवेन्यू के साथ ये आकार में सनशाइन के काफी करीब है, लेकिन ये मात्र 7.42 का पीई मांग रहा है और 6.77 के ईबी बाई EBITDA पे ट्रेड कर रहा है। बालाजी टेलीफिल्म का बात करें तो टीवी और डिजिटल कंटेंट में घाटे के चलते ये नकारात्मक मल्टीपल्स पे है। तो परफेक्ट पीर्स कौन सा है? बिजनेस मॉडल यानी थिएट्रिकल और ओटीटी प्रोडक्शन के मामले में ये पैनोरमा स्टूडियो के काफी करीब है, लेकिन स्केल और प्रोजेक्ट टू प्रोडक्ट के अनसर्टेनिटी के मामले में बाजवा स्टूडियो का इसका एक रियलिटी में समकक्ष लगता है। सनशाइन पिक्चर्स की बात करें तो 16.35 के ईबी बाई EBITDA पे पहली नजर में 30 के इंडस्ट्री औसत से यह सस्ता लग सकता है, लेकिन याद रखें EBITDA 75 करोड़ के अनसोल्ड इन्वेंट्री कैपिटलाइजेशन के दम पर बना है। हमने ये भी देखा कि इंडस्ट्री का एवरेज पी क्या बैंड बैठ रहा था, तो 10 से 30 के अराउंड में बैठ रहा था। तो हमने जो लिया, हमने अपना बेस पी लिया है 18 के अराउंड में, इसी के बीच का लिया है। अब हम इसको मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके जो हमने बातें की हैं अभी तक, उसको मैथमेटिकल फॉर्मूला बता करके इसको प्रीमियम या फिर डिस्काउंट देंगे। तो सबसे पहले हम पोस्ट आईपीओ आरओई देख ले रहे हैं, वो काफी शानदार है, इसलिए हमने यहाँ पे इसको 15% का प्रीमियम दिया है। अगर बात करें हाई आरओई कंटेंट के लिए, तो इनका ट्रैक रिकॉर्ड काफी अच्छा रहा है, उसके लिए भी हमने 10% का इसको प्रीमियम दिया है। साथ में हमने ये देखा कि अर्निंग क्वालिटी का रिस्क था जो उसका हमने बात की है, तो उसके लिए -25% का दिया है। कस्टमर कंसंट्रेशन का भी रिस्क था, तो वहां पे -15% का दिया है। गवर्नेंस इसी को चलते हमने -15% का इसको एक और डिस्काउंट दिया है। साथ में अगर बात करें कि वर्किंग कैपिटल का स्ट्रेस है जिसकी वजह से ये आईपीओ ला रहे हैं, तो वहां पे हमने -10% का दिया है। अब इनको जोड़ घटाव करेंगे ना, तो हमारा नया फिर पी बैंड निकल के आएगा, लेकिन हमें पोस्ट आईपीओ ईपीएस चाहिए। तो उस पे नजर डालें तो प्री आईपीओ ईपीएस इनका 15.19 था, पोस्ट आईपीओ ईपीएस 12.85 है। अगर पोस्ट आईपीओ ईपीएस को हमारे निकाले गए 11 से 14 के बैंड पे मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये नया फेयर वैल्यू निकल के आता है 141 से 180। कंपनी ला कितने पे रही है? 360 पे। अब अगर एक नजर ये डालें कि इनका जीएमपी क्या ट्रेड कर रहा है, तो 17 अगस्त को ये 61 पे ट्रेड कर रहा था, उस हिसाब से तो ये कहीं ना कहीं 421 पे लिस्ट होनी चाहिए। तो फिर इसका फाइनल वर्डिक्ट क्या निकलता है? 360 के इशू प्राइस पे ये आईपीओ ना 28 के पोस्ट आईपीओ
पी पे आ रहा है, जो इसके फेयर रेंज 11 से 14 से लगभग दोगुना महंगा है। कंपनी अपने पीक अर्निंग्स और अनसोल्ड इन्वेंटरी से उपजे आर्टिफिशियल मार्जिन के आधार पे पूरा प्रीमियम वसूलना चाहती है। जब तक कंपनी अपने कैश फ्लो को पॉजिटिव नहीं कर लेती और इन्वेंटरी को वास्तविक कैश में बदल नहीं लेती ना, और टैक्स विवादों को समझा नहीं लेती है, तब तक ये 360 के भाव पे रिटेल निवेशक के लिए कोई भी मार्जिन ऑफ सेफ्टी नहीं छोड़ रहा है। उसके साथ ये आईपीओ का एंकर लिस्ट आ चुका था, मैंने देखा था, उसमें तकरीबन 9 फंड ऐसे हैं जो कि इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन उनमें से 9 में से सिर्फ एक ही का नाम एक जो है कि जो नोन लगता है, बाकी सारे के सारे अननोन पर फंड हैं। आप एक काम करिएगा, अगर लिस्टिंग डेज के लिए फायदा देखना चाहते हैं तो लिस्टिंग डेज पे जो लास्ट दिन रहेगा आईपीओ का, उस दिन जाकर के देख लीजिएगा, करीबन ये 12 से 15 गुना भरना चाहिए, तभी जाके ये लिस्टिंग दे पाएगा, नहीं तो नहीं। अंतिम फैसला आपका है। एक विवेकपूर्ण और डिसिप्लिन इन्वेस्टर के रूप में लिस्टिंग के बाद इस बिजनेस के कैश फ्लो को ना चक्र को समान होने का इंतजार करने में ही इसमें समझदारी होगी। ये डीप डाइव एनालिसिस आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग।